हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम संजय कुमार मल, टीजीटी मैथमेटिक्स, जवाहर नवोदय विद्यालय महाराजगंज। आज नंबर सिस्टम का फाइनल लास्ट पार्ट मैं सोच रहा हूँ ये हो जाए और समअप कर दूंगा मैं टोटल। और ज़्यादा कुछ बात नहीं करके हम केवल एक पॉइंट का रिवाइज करके फिर हम आगे बढ़ेंगे पार्ट 3 में, क्योंकि आज ख़त्म करना है। कोई भी थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। रिवाइज ये करना है कि जो पीछे कंटूर और डेडकाइंड नाम के दो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसी को एक बार रिवाइज कर लेना है। नाम लेने पर ही आपके समझ में आ गया होगा कि क्या है वो, फिर भी मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। वो क्या था? वो था कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड इसका वाइस वर्सा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट वन एंड ओनली वन रियल नंबर। इसको बहुत ध्यान से समझ लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि हर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो, इस रियल नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी रियल नंबर एक यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और हर एक पॉइंट किसी न किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज ये 0 है और यहाँ से हमने एक डिस्टेंस ले लिया a, 0 से लेके a तक, ये डिस्टेंस किसी इर्रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। बस ये बात दिमाग में बैठा लेना है। जैसे हम लोग √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे थे कि ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, 1 पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे 1 यूनिट ये हो गया √2 यूनिट। अभी हमने कंपास लेकर के ये क्रॉस करते थे, यहाँ पे ये आर्क काटता तो यहाँ से इस 0 से लेकर के इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस √2 था, क्योंकि ये डिस्टेंस √2 है। तो ये डिस्टेंस भी इर्रेशनल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे एग्जैक्ट डिस्टेंस दिखाई दे रहा है तो ये इसको हम रैशनल कह दें। ये इर्रेशनल भी हो सकता है। और यही जस्टिफिकेशन होता है कि पाई = 22/7 होता है। ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है। और एक्चुअली पाई है क्या? हमने तो ये बताया था कि ये एग्जैक्ट इसके इक्वल नहीं होता है। पाई इज़ नॉट इक्वल टू 3.14। ये भी एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है, क्योंकि ये इर्रेशनल है, ये रैशनल है। एक्चुअली पाई को भी हमने डिफाइन किया था कि पाई = सर्कमफरेंस अपॉन डायमीटर। फिर सर्कमफरेंस देखने में लग रहा है कि ये एक इंटीजर नंबर होगा और डायमीटर भी एक एग्जैक्ट नंबर होगा। लेकिन सपोज ये कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसका ये डायमीटर है। अब ये डायमीटर या सर्कमफरेंस, ये दोनों में से कोई ना कोई एक इरेशनल भी तो हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक इरेशनल हो गया तो इस पूरे की वैल्यू इरेशनल आ जाएगी। बहुत ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आता तो मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप फिर से वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि सर्कमफरेंस अपॉन डी, इस सी और डी में से कोई ना कोई एक इरेशनल भी हो सकता है। और जब ये दोनों में से कोई एक इरेशनल होगा तो ये पाई इरेशनल हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे पढ़ना है वही दो रैशनल या एक रैशनल और एक इरेशनल या दो इरेशनल के बीच में हम अगर फंडामेंटल ऑपरेटर्स यूज करें, यानी कि प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड, ये 4 ऑपरेशंस यूज करें तो क्या रिजल्ट होगा? एक इरेशनल और एक रैशनल या दोनों इरेशनल, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके लिए भी 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, आपके बुक में भी दिया हुआ है। ये है कि कोई भी एक रैशनल नंबर हो, किसी इरेशनल नंबर के साथ अगर हम जोड़ें या घटाएं तो इसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल होता है। एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो, इसमें प्लस करें या माइनस करें, इसका जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट इरेशनल नंबर होगा। एक रैशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करें
या डिवाइड करने पर जो कोशेंट आए, ये प्रोडक्ट और कोशेंट मीन्स एक रेशनल और एक इरेशनल को हम गुणा करें या भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा। तो ये भी हमेशा इरेशनल होता है। दो चीज़ें समझ में आ गई। और तीसरा चीज, अगर दो इरेशनल नंबर हैं, ये भी इरेशनल और इरेशनल, इनको हम ऐड करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी। इसी को बेस मान करके हम बाकी कैलकुलेशंस करेंगे। ध्यान रखेंगे, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर हो तो इसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल होता है। एक रैशनल और एक इरेशनल का हम प्रोडक्ट और कोशेंट, ये भी हमेशा इरेशनल होता है। लेकिन दोनों इरेशनल नंबर हो तो उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। एक चीज़ और हमको सीखना है यहाँ पे, वहाँ पे हमने रियल नंबर 9 पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे विजुअलाइज करना है। जैसे अंडर रूट 2 था, अंडर रूट 2 को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑन नंबर लाइन। फिर हमने ये सीखा कि ये 3.1437 ऐसे कुछ है, तो इसको कैसे विजुअलाइज करेंगे ऑन नंबर 9। अभी हमको ये जानना है कि कोई भी एक नंबर है, सपोज ऐसे है, तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे ज्योमेट्रिकली शो करेंगे। ज्योमेट्रिकली ये एक्चुअली एग्जामिनेशन में आता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बार बता दें इसका कैसे हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मैं एग्जैक्ट ये इन्फॉर्मेशन 9.8 या 2.3 हम नहीं लेके चलेंगे, हम लेके चलते हैं कि पॉइंट ये अंडर रूट एक्स एक वैल्यू है। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है हमको, नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना है कि ये कहाँ पर होगा जैसे हम पहले रिप्रेजेंट करते थे। ज्योमेट्रिकली जब लिखा होगा तो ऐसे करेंगे जैसे अभी हम बताने जा रहे हैं। ये अंडर रूट एक्स यूनिट, इसको रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली ऑन द रियल नंबर 9। आप रियल नंबर 9 कहिए, यहाँ हमको ये है कि अंडर रूट एक्स लेंथ का, इतने यूनिट लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। आप ये भी समझ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कोई नंबर लाइन हो। क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले जो x है, x इज इक्वल टू कुछ होगा, तो x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है, सपोज यहाँ पे 9.8 था, तो आप इस 9.8 यूनिट सेंटीमीटर, इंच या जो भी है, ये हम डिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे एक AB। ये कितना होगा 9.8 यूनिट या 9.8 सेंटीमीटर आप मान लेंगे। ओके, ये 9.8 हो गया AB। क्यों करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्शन, इसका प्रूफ भी हम बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये कितना यूनिट होगा, ये x यूनिट हो गया, और यहाँ पर B के बाद एक यूनिट और हम ले लेंगे 1 यूनिट, पॉइंट C। फिर A और C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ A एंड C। सपोज दिस मिड पॉइंट इज O। फिर इसको O को सेंटर मान करके हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओके, सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट B पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल ऑन पॉइंट B, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। सपोज ये जो कट रहा है सेमी सर्किल पे, ये है पॉइंट D। अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्स वाई कहीं तक भी हम रिप्रेजेंट कर दें, एक्सटेंड कर दें इसको। अब ये जो हमारा डिस्टेंस होता है फ्रॉम पॉइंट B टू D, ये पॉइंट B से लेकर के D तक, यही हमारा रिप्रेजेंट होगा अंडर रूट एक्स। एक्स की जगह पे अगर 9.8 है तो ये वैल्यू अंडर रूट 9.8 हो जाएगी। मीन्स अगर हम इसी को इस यहाँ
एक्सटेंड कर दिए जो इस बी डी के इक्वल कंपास में डिस्टेंस ले करके यहाँ पर काट करके कोई एक पॉइंट हम ले लें ई, मीन्स दिस बी ई रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली √x। अब ये देखने में लग रहा है ये तो मैजिक हो गया, जादू हो गया यार, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये डिस्टेंस क्यों √x हो गया? अरे ये √x क्यों हुआ? क्योंकि ये हुआ, यानी कि इसको हम निकालना है कि √x कैसे हुआ, बी डी को हमको प्रूफ करना है कि √x, प्रूफ दैट बी डी इज इक्वल टू √x। बस यही जानना है इसके प्रूफ के लिए। अगर ये समझ में आ गया यानी कि आपका ये कंस्ट्रक्शन सही है। बाकी तो स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आप एक बार लिख लेंगे, एक दो बार अपने आप बनाएंगे, ये पता लग जाएगा। चलिए हम इसी का प्रूफ करते हैं, छोटा सा, बहुत जल्दी से, क्विक एकदम से। अच्छा देखिए, यहाँ पे बी डी हमको निकालना है। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें यहाँ ओ बी डी, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ओ बी डी। इसी को बस समझना है, पाइथागोरस के पास फिर से जानना पड़ेगा। पाइथागोरस हम लोगों के लिए बहुत बड़ा टारगेट दिए हैं। अब ये ट्रायंगल हो गया ओ बी डी। अब इस ट्रायंगल में अगर हमको निकालना है बी डी, तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। इसमें प्रॉब्लम होगा तो बताइए, पाइथागोरस थ्योरम है, ये परपेंडिकुलर, ये OD हाइपोटेनस हो गया। BD हमको निकालना है। अब OD की वैल्यू और OB की वैल्यू यहाँ से हम उठा के रख दें और हम सॉल्व कर दें तो पता लग जाएगा हमारा है कि नहीं। अब क्या हो गया, OD क्या है, OD, अरे जितना OD है उतना ही OC है, और OC क्या है, ये OC AC का आधा है, और AC क्या है, AC x+1 है। बस हो गया, OD निकल गया। नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार देख लीजिएगा वीडियो को। अच्छा, OD निकल गया, अब हमको चाहिए OB। OB क्या है, OB, इस OC में से हम क्या घटा दें, BC घटा दें, OC माइनस BC, OC माइनस BC। OC क्या है, OC तो अभी हमने निकाला, x+1/2, अब माइनस BC क्या है, 1 है, यानी कि ये हो गया LCM 2 और x+1 - 2 यानी कि x-1/2, ये निकल गया OB, ये OB हो गया। अब यही वैल्यूज़ रखना है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस x-1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √, आप यहाँ हो गया 4 डिनोमिनेटर में, x² + 1 + 2x माइनस x² -1 + 2x, ये इज इक्वल टू ये 2 to 4, 4x/4 इज इक्वल टू 4 कट गया, इज इक्वल टू √x, मीन्स दिस BD इज इक्वल टू √x यूनिट। प्रूफ हो गया। इसलिए हम यहाँ पे सेमी सर्किल बनाते हैं और फिर ये हो जाता है, ये रेडियस है सेमी सर्किल का, तो ये भी रेडियस है, इक्वल हो गया। यहाँ पे ये डिस्टेंस निकाल के हम BD कैलकुलेट करते हैं और इस तरह से ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाता है किसी भी एक इरेशनल नंबर का या √x टाइप नंबर का। ठीक है, बाकी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, वो अब जो पहले पढ़े हैं उन्हीं आइडेंटिटीज़ का हेल्प लेकर के दो इरेशनल नंबर या एक रेशनल और एक इरेशनल को सॉल्व करना है। जैसे हम आइडेंटिटीज़ क्या पढ़े कि a+b और a - b इज इक्वल टू a² - b², ये आइडेंटिटी है। ये a+b इंटू a+b, ये इज इक्वल टू क्या होता है, a² + 2ab + b², a+b या a - b इंटू a - b, ये इज इक्वल टू a² + 2ab + b² - 2ab। तो ये बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं। कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आप जैसे पढ़ते, ये √ab, इसका मतलब क्या हुआ, ये √a और ये √b दोनों अलग अलग हों, हम प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों √ के अंदर हो जाता है।
इसको एक्सप्लेन करते हैं। बी मीन्स, ए मीन्स क्या हो गया, ए मीन्स होगा ए टू द पावर 1/2 और बी मीन्स क्या हो गया, बी टू द पावर 1/2। ये दोनों इंटू हो गया, ए इंटू बी, बेस अलग अलग है, एक्सपोनेंट सेम है, 1/2 मीन्स अंडर रूट ए बी। खैर जस्टिफिकेशन की, ये छोटी छोटी चीज़ों की जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे अंडर रूट ए अपन बी है तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए अलग, अंडर रूट बी अलग। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आप खुद करते रहेंगे, कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या फार्मूला होता है, क्या आइडेंटिटी हो, ये तो बेसिक आइडेंटिटी अपने आप याद हो गया होगा। ओके, अब हम थोड़ा सा रैशनलाइजेशन के बारे में जानते हैं। व्हाट इज रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन अब हम छोटा सा दूसरी भाषा में आपको समझा दें। मीन्स आप क्लास 9th में आए हो, बहुत सारा सवाल लगा रहे हो, क्लास 6, 7, 8, 9 तक पहुंच गए। कभी भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, खासकर 8वीं क्लास में या आगे भी जो करेंगे, सपोज हमारा आंसर आ गया 1/2.5, ऐसा कहीं लिखते देखा है क्या? ऐसे नहीं लिखते हैं आंसर को। आंसर को इसको हम फिर से 10/25, फिर इसको फ्रैक्शन में 5 दूनी 10, 5 5 20, 2/5 लिख सकते हैं। या फिर इसको भी हम करना है तो 0.5 चौक के 20, 4, ये आंसर लिख सकते हैं। मीन्स अगर डिनोमिनेटर में दशमलव है तो वो ठीक नहीं होता है, उस तरह से आंसर हम नहीं छोड़ते हैं। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर 2/5 हो सकता है, हमारा आंसर 0.4 हो सकता है। सिमिलरली जब कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो अगर क्वेश्चन में आंसर हमारा ये आ गया तो इस तरह से हम आंसर नहीं लिखते हैं। जनरली क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर में रूट हो रहे, ये ठीक नहीं है, न्यूमरेटर में कर दें तो ठीक है। तो इसे न्यूमरेटर से रूट को डिनोमिनेटर में इसको चेंज कर देना ही रैशनलाइजेशन कहलाता है। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब इसी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी कि इसका रूट हटाना है, रैशनलाइज करना है कि अपने आप ऊपर में चला जाएगा, तो रैशनलाइजेशन एक तरह से होगी। ये रैशनलाइज करना है किसको, √2 को। रैशनलाइज मीन्स रूट को हटाना, ये समझिए सिंपल। अब रूट कैसे हटेगा, यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे √2 से दोनों नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हो गया √2 अपान ये √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे आइडेंटिटी का हम यूज करें तो √2 क्या हो जाएगा, √4, और √4 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है, यानी कि हो गया 2। अब न्यूमरेटर में हो गया है, इसको रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं, हमेशा डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज किया जाता है। छोटा सा और एक एग्जाम्पल अगर हम समझ गए कि ये 2/√5 प्लस √3, बस ये लास्ट एग्जाम्पल समझेंगे, कैलकुलेशन फिर आप करेंगे खुद समझ में आ जाएगा। अब इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर तो ये होगा, यहाँ पे तो गड़बड़ था, √ केवल एक ही था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हम ये जो आइडेंटिटी है a + b a - b इज इक्वल टू a² - b², बेसिक आइडेंटिटी, सबसे पहली आइडेंटिटी आप यही पढ़े होंगे। तो यहाँ पे अगर √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये a + b और ये a - b डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया, √5 माइनस √3, ऊपर फ्रैक्शन रहेगा नो प्रॉब्लम, यानी कि √5 माइनस √3 अपान 5 का स्क्वायर 5 हो गया और ये 3 हो गया, 5 - 3 यानी कि 2, ये हमारा आंसर हो गया। ये डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एक्सरसाइज में और आप आसानी से एक्सरसाइज 1.5 कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.5 में यही कैलकुलेशंस हैं और एक क्वेश्चन है कि ये जो भी हमने बताया आपको पाई, ये पाई C/D होता है, लेकिन ये इर्रेशनल कैसे है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके एक्सरसाइज 1.5 का। क्वेश्चन नंबर 3, तो वही चीज लिखेंगे जो मैंने अभी यहां पर बताया कि C और D में से कोई एक इर्रेशनल होगा, निश्चित रूप से तभी ये इर्रेशनल हो जाता है।
और पाई के बारे में सारा कुछ रिकॉल कर लीजिएगा कि कौन जो है इसका रेंज बताया, कितने ट्रिलियन प्लेसेस तक इसकी वैल्यूज़ कंप्यूट की जा चुकी हैं एंड सो ऑन जो भी है। अब केवल लास्ट एक चीज़ बच गया है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, और ये भी क्लास 7th में पढ़ चुके हैं आप, क्लास 8th में भी पढ़े हुए हैं। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये अगर बेस सेम हो और दो में प्रोडक्ट करते हैं तो a⁻m+n होता है, डिवाइड करते हैं तो ये a⁻m-n हो जाता है। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, बेस सेम है। जो बताना है वो हमको ये बताना कि सपोज ये अंडर रूट है, अंडर रूट ये 5 है और ये 8 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये जो रेडिकल साइन है इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। क्या कहते हैं? रेडिकल साइन। ये रेडिकल साइन इसको कहते हैं। ये केवल स्क्वायर रूट नहीं है। अगर इसके लैप में यहाँ 5 हो गया तो ये स्क्वायर रूट नहीं हो गया। ये लैप है, यहाँ पे 3 हो गया तो ये स्क्वायर रूट नहीं हो गया। ठीक है, इसको रेडिकल साइन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं 5 2 एनी प्रॉब्लम। फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 जब रेडिकल साइन हटाते हैं तो जो इसको लैप में होता है वो 1/5 डिनोमिनेटर में चलता है। ये ध्यान रखेंगे, यही कैलकुलेशन का बेस है। फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एक ये भी होता है a⁻m⁴n = a⁻m⁴n। मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर का पावर होता है तो क्या होता है? ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया 2 × 3 × 1/5 मीन्स 2 × 3/5। ये कैलकुलेशन होगा बेस होगा। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं और उसको आप सॉल्व कर लेंगे। कोई भी एक हम एग्जांपल अगर ले लें आपका, जैसे एक्सरसाइज 1.6 है। अब एक्सरसाइज 1.6 में पहले क्वेश्चन का सपोज 125 × 1/3। इसका मतलब क्या हुआ? 125 मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 5 5 पंजे 25 पंजे 125 1/3 मीन्स 5 × 5 × 1/3 5 × 3 × 1/3। ये 3 कट गया 5 आंसर। कुछ नहीं। अब ऐसे है 125 निगेटिव एक्सपोनेंट। निगेटिव एक्सपोनेंट के लिए हम थोड़ा सा आपको बेसिक बता दें। छोटा सा एग्जांपल लेके बता। 2 × 3 = क्या होता है? 8 होता है। एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, जस्टिफिकेशन आपकी 8 होता है। अब ये इसमें 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो क्या हो गया? 2 × 2 = क्या हो गया? 4। फिर 2 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, कोई प्रॉब्लम? 2 × 1 = 2 हो गया। फिर 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि एक एक एक्सपोनेंट हम कम करते जा रहे हैं, एक एक एक्सपोनेंट कम करते जा रहे हैं। ऐसे लिख दो, एक एक एक्सपोनेंट कम करते जा रहे हैं। 1 2 था तो एक एक्सपोनेंट कम हो गया तो ये 2 हो गया = 4/2 हो गया 2/1। अब फिर एक एक्सपोनेंट और कम कर दे 0 यानी कि 2/2 यानी कि क्या हो गया? इट मीन्स ये 2 रहे तो 2, 3 रहे तो 3, 5 रहे तो 5, कोई भी नंबर यहाँ पर हम लेंगे तो ये 1 आएगा अगर एक्सपोनेंट 0 हो गया तो, यानी कि a⁻0 = 1। एनी प्रॉब्लम नहीं। चलो और कम करते हैं 2 × -1। ये इंटीग्रल हो, पहले एक्सपोनेंट 3 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर -1। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। 2 × -2 = 1/4। 1/4 = 1/2 यहाँ से हमको क्या दिख रहा है? यानी कि a⁻ अगर -n है तो इसको 1/a⁻n लिख सकते हैं, या a⁻n है इसको 1/a⁻−n लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट प्लस और माइनस है तो यह इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये एक्सपोनेंट को अगर हमको करना 1/a⁻n
125 टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं ना। और न्यूमरेटर में तो 1 है, तो 1/125 टू द पावर 1/3 भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/5 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1/5, ये 3 कट गया, यही आंसर हो गया। इसी तरह से छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे भी नहीं हैं, ये टोटल 3 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। तो इनको आप करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी NCERT बेस्ड, इससे आप पूछ भी सकते हैं बाद में। तो आज हम यहीं पर वीडियो को ख़त्म करेंगे, और आशा करते हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार देखेंगे, निश्चित रूप से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं बहुत वीडियो छोटा करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है बच्चों, फेयर कॉपी बनाइए और उस पर एक्सरसाइज लगाइए, अपने आप लगाएंगे तो एकदम से तैयार हो जाएगा। फिर कभी भी रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप पन्ना पलटेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये चीज़ हमने पढ़ा था। अब हम कल से दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, और वो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। ओके बच्चों, थैंक यू।